किसी को डाउट है, हमने पिछली बार जो भी पढ़ा था उसमें कुछ ऐसा पार्ट जो तुमको नहीं समझा, आप लोग पूछ सकते, फिर उसको आगे पढ़ना स्टार्ट करें। अभी आपके सामने जो शीट है ये अपनी बुकलेट की है, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है। फिजिक्स में डाउट है बेटा, क्लास के बाद पूछ, पहले मैं एसएसटी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आप पूछ लेना, ठीक है। फेस नहीं दिख रहा एक्चुअली, मैं वो मोबाइल से बात कर रहा हूँ मैं, और वीडियो मेरा सामने डेस्कटॉप वाला है, ठीक है। इसको भी ठीक कराना है कल एक्चुअल में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कल मोस्टली मैं क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे आपका मैं फिजिक्स का क्लास लूंगा, क्योंकि कल मेरे को शायद यूनिवर्सिटी जाना है और एक कॉलेज भी जाना है, तो हो सकता है मैं शाम तक आते आते लेट हो जाऊँ। तो कल इसलिए फिजिक्स का क्लास, रिविजन क्लास नहीं लूंगा, फ्राइडे सैटरडे लूंगा, ठीक है। और अगर इस वीक नहीं रहा तो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीक उसका रिविजन स्टार्ट करूँ, ये भी हो सकता है इस वीक आपका मैं फिजिक्स का जो एक्स्ट्रा क्लास होता है वो ना भी लूँ, ठीक है। कुछ काम मेरे को अर्जेंट है इस वीक। चलिए, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, हमने ये पढ़ा था पिछली बार। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। डेमोक्रेसी कैसा है, इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हमने इसके पिछली बार में इसको कुछ फीचर्स पढ़े थे। एक सेकंड बच्चे लोग, बच्चे लोग एक सेकंड, एक पेरेंट और आए हैं।
यस, एक पेरेंट और अगर बच्चा नहीं, अभी तक 5-6 मैच खेला। अरे बोल, ये आकाश सिंह, ये क्या चल रहा है? अब चैटिंग से आप बाहर बाहर आ जाओ, क्लास में आओ सब लोग फटाफट। आकाश, मस्ती नहीं, ठीक है, चलिए। हाँ, डेमोक्रेसी में देखो सब कुछ जायज है, जनता के द्वारा, जनता के लिए, है ना, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के द्वारा, ये भी डेमोक्रेसी है। वो कहते हैं हमें सब कुछ करने का अधिकार है। आवाज आ रही सबको मेरी? आवाज क्लियर है अभी? आवाज क्लियर है? यस यस, चलिए। तो हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या है। द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये एग्री बात है, जो भी लीडर्स चुने जाते हैं, एक्चुअल पावर उनके हाथ में होती है, जिनको पब्लिक चुन के भेजती है। फिर हमने कल पढ़ा था, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमने कुछ एग्जांपल पढ़े थे, कौन से कंट्री के, जिसमें वो प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री क्या करता था, दूसरी पार्टी वालों को बंद कर देता था, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता था। तो इलेक्शंस भी कैसे, फ्री एंड फेयर, विदाउट एनी फियर, आप अपना वोट जिसको चाहो आप डाल सकते। तो इससे हर पार्टी को जीतने का चांस होता है और लूज करने का भी चांस होता है। इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट। मतलब सबको एक ही वोट करने का अधिकार है। राष्ट्रपति का वोट होगा, प्रधानमंत्री होगा, सबका वोट एक ही काउंट होता है, उसका वैल्यू भी एक ही होता है। राष्ट्रपति ने डाला तो 100 नहीं होगा, एक ही काउंट होता है। फिर उन्हें पढ़ा था, जो गवर्नमेंट आएगी वो कैसे रूल करेगी, लिमिट्स में। लिमिट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में ही उस लॉज के साथ में काम करेगी और सिटीजन्स के राइट की प्रोटेक्शन करेगी। ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये एकदम आइडियल डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, ये सब एक्चुअल में होना चाहिए। अब ऐसा होता है कि हर चीज हो पॉसिबल नहीं होती। अब चुनाव तो पाकिस्तान में भी होता है ना, चुनाव तो इस कंट्री में। तो क्या आइडियल डेमोक्रेसी वहां पर है या नहीं है, उसमें क्या क्या गड़बड़ आ सकती है, क्या क्या आ सकता है, वो यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो देखो, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी ऐसी एक्सपेक्ट करते हैं, ये फीचर्स लिखे हैं कि हम ऐसी एक्सपेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या नहीं होता, क्या क्या गलत होने की संभावना होती है, वो बताया गया कि डेमोक्रेसी एकदम आइडियल नहीं है। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छा, ये मानते हैं, ठीक है, कि डिक्टेटरशिप से अच्छा डेमोक्रेसी है, राजा के नियम से भी डेमोक्रेसी अच्छा है। पर डेमोक्रेसी ही एकदम अच्छा नहीं है, ये भी आपको देखेगा। जैसे चेंज इन लीडरशिप, आपको मालूम है, जैसे इंडिया में हर 5 साल में चुनाव होता है, 5 साल में प्रधानमंत्री बदलने का मौका मिलता है। जैसे मोदी जी पिछली बार थे, उसके बाद फिर चुने गए। अब देखो, जब तक जिंदा है तब तक चुने जाएंगे, तो मोदी जी एक दिन ऊपर पक्का जाएंगे, तब देश का लीडर चेंज होगा। तो जब भी चेंज इन लीडरशिप आती है, उससे इंस्टेबिलिटी आती है। अब तक के पिछले, अभी मोदी गवर्नमेंट से पहले, मतलब अब तकरीबन 6 साल पहले पकड़ लो, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले जो गवर्नमेंट बनती थी, पिछले 20-25 साल से गवर्नमेंट कैसी बनती थी, मिली जुली सरकार बनती थी। तो जब भी मिली जुली सरकार बनती है, उससे क्या होता है, दिक्कत समस्याएं बहुत आती। तो जब भी लीडरशिप में चेंज होता है, लीडर चेंज होता है, उससे क्या होगा, इंस्टेबिलिटी आती। जो उसने नियम सोचे थे, उसने जो नई पॉलिसी सोची थी, वो जो कुछ करना चाहता था, अब आने वाला अगले वाला क्या कहेगा, भाई मेरे को इससे क्या मतलब, मैं कुछ और सोचूंगा। तो वो प्रोजेक्ट साइड में चले जाते, नए प्रोजेक्ट कुछ आया। तो जो उससे क्या, जो प्रोग्रेस एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रही है, वो चेंज हो जाती है। इसलिए लीडरशिप चेंज होने पर बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या बोलती है, भाई लीडर चेंज होना चाहिए इलेक्शन के बाद, मतलब सेम लीडर बन सकता है, बट डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व पॉलिटिकल कंपटीशन। तो जब डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुनाव होता है, जब चुनाव होगा तो क्या कंपटीशन आएगा। ये कंपटीशन हेल्दी हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये हेल्दी नहीं होता, आपको मालूम है। लोग अपनी मोरलिटी छोड़ देते हैं, पैसे के बेस पे चुनाव जीतना चाहते हैं, मसल पावर के बेस पे चुनाव जीतना चाहते हैं। इलाके का गुंडा उधर भेज देते, भैया इस बार वोट डालना तो इनको डालना। जब वोटिंग होती है तो लोग खड़े होते हैं, देखते हैं भैया किसने किस तरफ जा रहा है, किसको वोट डालता है। ये बड़ी अनहेल्दी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। पहले, आज से कई साल पहले तो इवन बंदूकों के बेस पे होता था। बंदूक लेके लोग चलते थे और पूरा बैलेट बॉक्स का बैलेट उठा के ले आते थे और उसको बदल के जमा कर देते थे पहले। अब तो काफी हद तक सुधर गया है इंडिया में इलेक्शन। आज से 20-25 साल पहले बड़ी बुरी कंडीशन थी। बीच में एक बहुत अच्छे वो आए थे इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम था TN सेशन, जो शायद एक दो साल पहले एक्सपायर हुए। इन्होंने एक्चुअल में रियल इलेक्शन कैसे होता कराना सीखा, ये किसी से नहीं डरते।
इन्होंने एक्चुअली में रियल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इंडिया में स्टार्ट किया। तो जब डेमोक्रेसी की बात होती है क्या होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, और जहां भी कंपटीशन आएगा फाउल प्ले होने का चांस होता ही होता है, लोग अपनी मोरलिटी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, द डिसीजन मेकिंग इज ऑफन डिलेड, ये बात भी एकदम सही है। अब देखो, छोटी सी बात है, जैसे इंडिया में अगर कोई चीज कानून बनता है, ऐसा नहीं होता एक दिन में बन जाए। जैसे मोदी जी ने जो डिसीजन लिया था नोटबंदी का, वो एक दिन में लिया था, ये उनका राइट में था, ठीक है। बट आपको जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, आप लोगों ने सुना है, तो ये एजुकेशन पॉलिसी, एक मिनट, बारिश आ गई, एक मिनट। बारिश इतनी तेज आएगी, यहाँ तक आवाज आ गई, ठीक है। अभी जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये एक दिन में नहीं आई है, इसको बनाने में तकरीबन 3-4 साल अभी मोदी गवर्नमेंट में लगे हैं, और इससे पहले ये पॉलिसी कई सालों से बन रही थी। अब किसी पॉलिसी को लोगों बनने में एक्चुअली बहुत टाइम लगता है। जैसे मुझे कुछ भी एजुकेशन पॉलिसी चेंज करनी है, तो इसमें कि देखो क्या क्या स्टेप होते हैं। अभी ठीक है यश, मैं बीच में बाहर गया था। एजुकेशन पॉलिसी अगर समझो आपको कंट्री की चेंज करनी है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको पहले जितने भी स्कूल्स के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, आप इनको पहले बोलो भाई अपने थॉट प्रोसेस आप हमको भेजो। भेजो किसको भेजो? स्टेट गवर्नमेंट को। जो स्टेट गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर होता है, फिर एजुकेशन मिनिस्टर के अंदर में हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एजुकेशन का व्यक्ति होता है, एजुकेशन कमिश्नर जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी एजुकेशन कमिश्नर क्या करेगा, उसके इलाके में जितने भी स्कूल कॉलेज होंगे, वो बोलेगा भाई आपकी जो रिकमेंडेशन, आप मेरे को रिकमेंडेशन लाओ कि हम ये कुछ चेंज, आप क्या क्या चेंज चाहते हो। अब इन्होंने रिकमेंडेशन भेजा, अब ये अपने हिसाब से उसमें उसको मॉडिफाई करेगा, अपने हिसाब से लेगा, और ये सबमिट किसको करेगा? एजुकेशन मिनिस्टर। कौन? स्टेट स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है। तो जितने स्टेट के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ये सब लोग क्या करेंगे, अपने अपने इलाके से फीडबैक कलेक्ट करके एजुकेशन मिनिस्टर किसको देंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। अब ये सारी स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर क्या करेंगे, ये इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्टर उसको फीडबैक देंगे। अब जब यहाँ से फीडबैक आ गया, अब क्या करेंगे, कमेटी बनेगी। अब एक कमेटी जब बनेगी, तो अब वही इसमें बहुत सारे नियम कानून होंगे, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। फिर क्या होगा, वापस ये स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, फिर स्कूल टीचर्स के पास आएगा, फिर यहाँ से उनका कोई रिकमेंडेशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे, उनकी रिकमेंडेशन आएंगी, ये फिर वापस एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाती है, वापस वो कमीशन को भेजेगा। फिर क्या होगा कि वहां पर अब इसको कंक्लूड फॉर्म बनाया जाता है। अब क्या होगा, जब इन्होंने एकदम अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अब ये मुद्दा आ जाएगा लोकसभा में। अब लोकसभा में इसको पारित किया जाएगा, जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसको ओके किया जाता है। ओके करने के बाद अगर इसमें ओके नहीं हुआ, अगर मान लो पावर वालापन अपनी लोकसभा में बहुमत नहीं है, तो अपने को उसमें टाइम लग गया, तो उसमें कई करेक्शन आती है, जो नेता लोग होते हैं उसमें करेक्शन देते हैं। मतलब करेक्शन कौन देता है? नेता देता है। आपकी एजुकेशन मिनिस्टर जो मतलब अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ये करेक्शन देते हैं, ठीक है। अब अगर कुछ करेक्शन करेक्शन होगा, फिर ही जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा वाले इसको देखेंगे, परखेंगे, पढ़ेंगे पूरी पॉलिसी को, नियम कानून को, फिर वो ओके बोलते हैं। ये फिर लोकसभा में आता है, कुछ और कोई भी चेंजेस हो तो उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको साइन करेगा, तब एक्चुअल में बन के कानून बनता है। तो डेमोक्रेसी में किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा होता है, आया समझ में? तो डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट नहीं होती। अभी तो चलो बहुमत है, लोकसभा में तुरंत बिल पास होता है, लेकिन जब एक कॉलिजन गवर्नमेंट होती है, भाई इस सरकार की बात नहीं चली, उसकी नहीं चली, सब टांग खींचते हैं। तो आप देखो, वन रैंक वन पेंशन, ये मुद्दा 1970 में उठा था, इंदिरा गांधी के समय में। बेटा आपका, आपको इसलिए दिक्कत आ रहा है क्योंकि बारिश चालू हो गया ना इस इलाके में, इसलिए शायद आपके वहां नेट का फ्लक्चुएशन है, इसलिए आपको विशाल आपको दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। तो समझे? तो वन रैंक वन पेंशन जो फौजी लोगों के लिए अभी एप्लीकेबल हुआ है, पिछले 2-3 पिछले जो गवर्नमेंट, पिछले साल पिछली गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जब किया, ये 1917 से मुद्दा चला है, 1970। मतलब 40 साल लग गए एक सिंपल पॉलिसी को करने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी का कमाल है कि डिसीजन बहुत ज्यादा डिले होता है। नेक्स्ट, इलेक्टिव लीडर्स मे नॉट अबाउट द बेस्ट डिसीजन ऑफ द पीपल, एकदम सही बात। भाई जो नेता लोग चुन के आए होते हैं, वो एक्चुअली में ग्राउंड पे कभी भी काम नहीं करते। मतलब ग्राउंड मतलब उनको अपने इलाके का इतना ब्रीफ नहीं होता, उनके लोग चेले चपाटे सब काम करते हैं।
तो वो जो डिसीजन लेते हैं कई बार वो पब्लिक के एकदम फेवर में नहीं होता कि वो 100% पब्लिक को खुश करेंगे ही करेंगे। डेमोक्रेसी क्या बोलती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। फॉर द पीपल तो हो रहा है, लेकिन वो बेस्ट डिसीजन नहीं होता, बेस्ट बार्गेन किया जाता, भाई इसमें से जो अच्छा हो ले लो। तो सम टाइम बैड डिसीजंस भी आते हैं डेमोक्रेसी में, ये भी एकदम फैक्ट है कि नेता लोगों ने कुछ सोचा कुछ किया, वो पब्लिक के लिए एकदम उल्टा हो गया। तो हो सकता है डिसीजन, जैसे आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आप क्या करोगे, आपको फैक्ट्री सेटअप करना, आप क्या करोगे, एक आसपास का फॉरेस्ट एरिया देखोगे, उसको आप साफ करने की कोशिश करोगे। पर वो फॉरेस्ट हो सकता है काफी लोगों की लिविंग लाइवलीहुड भी हो, वहां के लोग वहां से नहीं आना चाहो। जैसे डैम, आपको जब डैम बनाना पड़ता है, जब आप किसी जगह डैम बनाते हो, तो लगभग आपको आसपास के 5-6 गांव आपको पूरा वहां से हटाने पड़ते हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हटा तो देती है, लेकिन उनके लिए घर वगैरह नहीं बना के देती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप समझो गवर्नमेंट का डिसीजन क्या था, डैम बनाना है, तो डैम बनाना तो इज अ गुड डिसीजन, और वैसी बात है डैम आएगा तो पानी का संरक्षण होगा, बिजली पैदा होगी, तो लास्ट बेनिफिट पब्लिक को होता है। लेकिन जो इमीडिएट पब्लिक का जो दिक्कत हुआ, उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, वो टेक केयर नहीं होता। तो इसलिए कई बार बेड डिसीजन भी डेमोक्रेसी में आते हैं। देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रल कंपटीशन द डेमोक्रेसी गिव राइज टू कंपटीशन। कई बार जो बड़े बड़े अधिकारी लोग भी होते हैं, जो इलेक्शन के टाइम काम करते हैं, वो भी करप्शन में शामिल हो जाते हैं, तो उससे कभी फेयर एंड चांस नहीं होता डेमोक्रेसी को करने का। जैसे कई बार जो आप बोलते हैं अपनी जो ये वोटिंग मशीन होती है, बोलते हैं भाई ये पहले से कोड हो जाती है, तो हो सकता ना भी हो, उसमें तो डिबेट है, ठीक है, बट यहाँ पर भी दिक्कत होता है। नेक्स्ट, ordinary people may not understanding the meaning of collective good and they should not be a part of decision making process। कई बार क्या होता है भाई, हमको कुछ नियम कानून बना, ऐसे लोगों को इकट्ठा कमेटी में कर लेते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, तो वो कभी भी उनको ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, पर ये आपके जो सारे पॉइंट कैसे हैं, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी अच्छी तो है, बट स्टिल इसके भी कई सारे इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कई बार दिक्कत कर सकते हैं, सारे इफेक्ट भाई। अब इसका फायदा बताया भाई, डेमोक्रेसी का फायदा क्या है वो भी आप देख लो। तो आर्गुमेंट फॉर द डेमो, हाँ डेमोक्रेसी अच्छी भी है, ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव चीजें हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी है। कैसे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये बात सही है। जैसे आपने किसी नेता को वोट दिया, भाई अगली बार नेता आपसे वोट मांगने आएगा, आप बोलोगे पिछली बार तो आपने सब काम बोला था, आपने किया क्या, नहीं किया, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। तो जनता भी, नेता भी लोग बात जानते हैं कि अगर हम 5 साल उनसे मिलने नहीं आएंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, हमने जो प्रॉमिस किया था, अगर वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएंगे तो नुकसान किसका होगा, पब्लिक का ही होने वाला है। नुकसान किसका होगा, जनता का। अगली बार उनकी गवर्नमेंट नहीं चुनी जाएगी, इसलिए दे शुड बी मोर अकाउंटेबल, तो उनको होना ही पड़ता है, ठीक है। हेंस ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक आदमी ने जो सोच लिया वही होता है, बरोबर, एक राजा ने सोच लिया वही होता है, वहां पर स्कोप चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं। पर यहाँ पर एटलीस्ट आपको 5 साल में गवर्नमेंट चेंज करने का मौका मिलता है, भाई ये लोग अच्छे नहीं है, हम इनकी जगह किसी और को ला सकते हैं। नेक्स्ट, सिंस लार्ज पीपल आर कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग, ये बस सही बात है। जैसे कई सारे लोग देखो किसी भी डिसीजन में होते हैं, तो इससे क्या होता है, कई बार अच्छे डिसीजन भी आते हैं। एक व्यक्ति डिसीजन लेगा और 5 व्यक्ति सोच समझ के कोई डिसीजन लेंगे, तो 5 लोग जो सोच के लेंगे वो डिसीजन अच्छा होगा, ये माना जाता है ना। एवरेज निकालोगे तो एवरेज में अच्छा निकलेगा। तो जब ज्यादा लोग कंसल्ट किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेंदी हो सकता है, ये एग्री है कि भाई प्रोसेस लेंदी होता है, नियम कानून बनाने में टाइम लग जाता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ा लंबा हो सकता है, बट क्या होता है, उससे डिसीजन अच्छा आता है, एक ऐसी खासियत होती है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। तो डेमोक्रेसी में भाई आपस में, सर कैन वी चेंज द गवर्नमेंट इन बिटवीन, यस यू कैन चेंज द गवर्नमेंट इन बिटवीन। कैसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे लोकसभा में आपके 545 मेंबर्स होते हैं, तो आपको बहुमत के लिए कुछ 273 या ये 2543 होता है, 273 आपको चाहिए होता है, ठीक है। आप खुद नहीं चेंज कर सकते हो। अगर ये 273 लोग, जो समझो, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर है, इनके कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, 50 मिनिस्टर ये लोग बना के रखते हैं, होम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं।
अब अगर ये पीएम अपनी मनमानी करने लग जाए, ये पीएम अपनी मनमानी करने लग जाए, तो क्या होगा कि भाई ये 273 डिसाइड करेंगे पीएम कोई और होना चाहिए, तो दे कैन चेंज द पीएम। और क्या हो सकता है, ये 273 में से अगर समझो दूसरी पार्टी के पास 200 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं, ये समझो बीजेपी है जिसके पास 273 मेंबर है, ये मान लो कांग्रेस है जहां पर 200 मेंबर है, दो पार्टी हो गई। इसके अलावा बाकी 73 सीट्स, मतलब इसमें समझो 100 सीटें इसके पास, जो बाकी सीटें हैं वो अदर पब्लिक के पास में है। अदर पब्लिक के पास में 200 सीटें, 100 कांग्रेस के पास है, अदर पार्टीज के पास 100 सीटें हैं। 545 के आसपास होता है कुछ, क्योंकि वो डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन के भेजते हैं। इलेक्टेड मेंबर काउंट 543 होता है, तभी 273 का फिगर आता है। ठीक है, तो समझो 100 कांग्रेस के पास है, 100 अदर पार्टी के पास है। अब इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, 73 लोग चाहिए। तो क्या करेंगे, ये इस 273 जो लोग हैं इनसे बातचीत करें, भाई तो हमारे साथ मिल जाओ। इन्होंने 80 लोग तोड़ लिए और ये इनके साथ जाके शामिल हो गए। अब इनके पास कितने हो गए, 280। बीजेपी से कितने बचे भाई, 2 कम हो गया, 190 के साथ बचे। अब बीजेपी की पावर कम हो गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो लोग हैं मिलजुल के सरकार बनाएंगे। तो आप लोग सरकार चेंज कर सकते हो कब, चुनाव के टाइम पे। पब्लिक चुनाव के टाइम पे चेंज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट बीच में भी चेंज हो सकती है। क्लियर भूमिका? नहीं, प्रेसिडेंट का पावर ज्यादा नहीं होता डेमोक्रेसी में। इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं होती। उनके पावर एक पास एक पावर होती है साइन करने की, हर बिल के ऊपर उनका साइन होता है। पीएम इज मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। जैसा अब यहाँ का, आप ब्रिटेन का डेमोक्रेसी ले लो, वहां पर रानी किंग है, जो रानी है, क्वीन है, वो टॉप मोस्ट है। अमेरिका भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट वहां पर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है। तो ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है ये कैसा रहता है। एग्री? एक सेकंड रुको अभी। मैं बस स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, थोड़ा पेज को नीचे लेता हूँ। 1 सेकंड जस्ट। हाँ, वहां अभी रानी के पास ज्यादा पावर्स नहीं है, पहले पहले हुआ करती थी। उन्होंने वही किया ना अभी तो। ये जो रूलर लोग थे, मतलब जो किंग लोग थे, इनकी पावर इनके पास राजा की तरह रखेंगे, सब फैसिलिटीज देंगे और हाथ में डंडा पकड़ा देंगे, यस तुम ही सब कुछ हो, बस बाकी उनका काम कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे, हाँ। डेमोक्रेसी प्रोवाइड, ये हमने कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस पढ़ लिए। इन ए डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर आर वेरी शार्प सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अभी देखो इंडियन जैसी कंट्री है जहां पर 25 26 27 स्टेट्स हैं आपके, जय तो उनसे पूछना पड़ेगा मुझे उनका क्वीन क्यों है, नॉट ए प्रिंस। ये उनकी पुरानी प्रथा चल के आ रही है, उसका रीजन नहीं पता भाई ऐसा क्यों है कि क्वीन को ये है। ठीक है, नो स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि जब इंडिया इनका गुलाम था अंग्रेजों का, तब भी वहां पर उस टाइम क्वीन बोलते थे, क्वीन का राज ही चलता था। हो सकता कोई रीजन हो। ठीक है, तो देखो डेमोक्रेटिक, थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। डेमोक्रेसी में अभी देखो इंडियन को, इंडियन कैसी है, इंडियन में, इंडिया में बहुत ज्यादा वैरायटी है। बाकी किसी कंट्री में इतना वैरायटी नहीं जितना इंडिया में वैरायटी है। लैंग्वेज का वैरायटी है, रीजन का वैरायटी है, खाने का वैरायटी है, पहनने का वैरायटी है, थिंकिंग का वैरायटी है, कलर का वैरायटी, कितना वैरायटी, कास्टिज्म भरा पड़ा, सब कुछ भरा पड़ा। तो इतने सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी अलग अलग हैं। जब एक्सपेक्टेशन अलग है, उसके मेथड भी अलग अलग होंगे, उनके लिए पॉलिसीज भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। तो सबको इकट्ठा करके एक साथ चलना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बट ये इंडियन डेमोक्रेसी खासियत है कि यहाँ पर जो नियम कानून बनाते हैं वो ऐसा बनता है कि भाई उससे हर तबके का व्यक्ति, हर कास्ट, रीजन, कलर, लैंग्वेज, ये सबको ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो ये केवल डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। अब देखो जो जर्मन थे, सर हाउ डाउट विद व्हाई इंडियन पीएम हैज मोस्ट पावर। बेटा इसमें डाउट वाली बात नहीं है,
मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना एक काम करने का तरीका है, ठीक है। श्रीलंका में देखो, श्रीलंका में राष्ट्रपति पावन जाता है, नेपाल में पहले राजा लोग राज करते, मतलब डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है, वहां पर उसको कैसी पावर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया में प्रधानमंत्री को पावर ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति जनता से चुन के आते हैं। आप देखो, जो यूएस में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो पब्लिक के थ्रू होता है, तो पब्लिक जिसको चुनती है एक्चुअली पावर उसके हाथ में होती है। आपके जो राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का चुनाव जो इंडिया में होता है, कैसे चुनाव होता है मालूम है आपको? जितने भी आपके एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, एमएलसी होते हैं, ये लोग मिलके प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, याद रखना। तो इनका जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो राष्ट्र मतलब डायरेक्ट पब्लिक से नहीं होता, इसलिए इंडिया में कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं होती। पावर होती है लेकिन इतनी नहीं होती, ठीक है। ही इज द साइनिंग अथॉरिटी मेनली, ठीक है। क्लियर ये सभी? यश का डाउट क्लियर हो पहले? ओके, नेक्स्ट संस्कृत का डाउट। सो देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग द पोस्ट? नो नो नो, देखो अब ऐसा नहीं कह सकते, तो ये एक्चुअली में ये पहले से चला आ रहा है। आप देखो, जब इंडिया में अंग्रेज, एक्चुअली हमने क्या किया, अंग्रेजों से काफी कुछ सिस्टम बोरो किया है। इंडियन रेलवेज ब्रिटेन ने स्टार्ट किया है, पोस्ट ऑफिस वगैरह, आप देखो काफी सारा सिस्टम हम इंग्लैंड का अडॉप्ट कर। इंग्लैंड में भी देखो कल्चर भी था पार्लियामेंट वाला, पार्लियामेंट के ऊपर एक रानी बैठती है। इंडिया ने भी देखो सेम कल्चर अडॉप्ट किया कि पूरा काम कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। तो वे एडोप्ट सम सिस्टम। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये एक्चुअली हमने कई कई जगह से लिया है। हमने ब्रिटेन से भी लिया है, हमने फ्रांस से भी लिया है, हमने जर्मन, हमने काफी जगह का स्टडी करके उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की है। इसीलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट को एक पावर दी गई है जो प्राइम मिनिस्टर के पास में भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को फांसी होने वाली है और प्रेसिडेंट चाहे तो उसको माफ कर सकता है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोला इसको फांसी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखो फाइनल माना जाता है, पर अगर किसी को फांसी दी गई है तो प्रेसिडेंट के पास पावर उसको माफ कर सकता है। एक ये बड़ी पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। तो हर एक कंट्री का अपना एक सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर कम दी गई है और प्राइम मिनिस्टर को पावर ज्यादा गई। ये टोटली सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। संस्कृति क्लियर? अब यूज क्या है वो ऑलरेडी बनाएगा। हम देखो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हमको नहीं बोलना चाहिए। हम जिस कंट्री में रहते हैं हम वहां के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के आधार पर ही चलना जरूरी है। ओके, यस जी। उसके बाद है, आर्यन ने पूछा है लाइक इन पाकिस्तान सर इफ देयर इज नो प्रेसिडेंट व्हाट ऑल, प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तब भी काम चलेगा। देखो जैसे घर में, आप घर में मम्मी का मैक्सिमम कंट्रोल चलता है खर्चे करने में, खर्चा बचाने में। घर का मैक्सिमम काम, पापा का एक ही काम है क्या, पैसा कमाना, ठीक है। और बाकी सब काम देखो मम्मी कर लेती है। आप ध्यान से देखो, पापा बाहर गए नौकरी करने गए, पैसा ला के दिया, मम्मी ने सारा पैसा अपने पास रखा, कुछ पापा पैसा अपने पास रख लेते हैं, बाकी मम्मी को दे देते हैं। मम्मी देखो घर का सारा काम करती है। अब तुम ये नहीं कह सकते पापा की इंपॉर्टेंस नहीं है, कह सकते हो कि आप लोग, कोई नहीं कह सकते पापा की इंपॉर्टेंस नहीं। तो सबसे बड़ा पार्ट वही करते हो, पैसा वही लाते हैं। आप समझो किसी की मम्मी बाहर कमाने लग जाए और बोले सब कुछ तो मैं करती हूँ, पापा आपकी नीड नहीं है, ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना रोल है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर ना हो जाए इसलिए प्रेसिडेंट बिठाया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो कैसा बना कि कोई यहाँ पर एक्चुअली ओवर रूल नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान में देखो क्या होता है, भाई वो जर्नल था वो प्रेसिडेंट बन गया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर दिया। इंडियन में देखो कैसा है, प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर है पर इसके ऊपर प्रेसिडेंट बैठे हैं जिनके पास पावर नहीं है, बट इनके पास एक पावर होती है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पीएम। अब प्रेसिडेंट एकदम पावरफुल ना बन जाए इसलिए सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जुडिशरी सिस्टम है। अगर ये प्रेसिडेंट कोई ऊटपटांग काम करे, ऐसा काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको हटा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा ना करे जो देश के ऐसा डिसीजन ना ले क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट को आपने पावर दे दिया, तो प्रेसिडेंट को भी चैलेंज कर सकता है, बरोबर है। अब सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा पावर ना जाए इसलिए जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का कुछ आदेशों पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है। एक्चुअली ये इकोसिस्टम है कि किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पावर ना चली जाए, देश का काम भी ठीक चले और कोई एकदम डिक्टेटरशिप ना कर सके। एग्री? अभी तो अब आपको समझ में आया कि हर एक का रोल क्यों है, हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस है सिस्टम का।
हाँ, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी में रहती है, इमरजेंसी में ही इज द सुप्रीम कमांडर। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो तीनों जो अपनी डिफेंस फोर्स होती है उनका कमांडर इन चीफ होते हैं। तो ही इज पावर, बट उनकी जो पावर होती है वो डे टू डे यूज में काम नहीं आती, याद रखना, वो डे टू डे में काम नहीं आती। ठीक है। और एक्चुअली प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट जिसको बनाते हैं भाई, इन्होंने बहुत मेहनत की है, इन्होंने बहुत सारा सेवा कर लिया ना, उसको एक प्रिविलेज देने के लिए हम उनको प्रेसिडेंट बनाते हैं। एक ये, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बट ही हैज पावर। उसका काम है he has to keep a watch on the prime minister, simple. Sir, what opposition party do when they are not in power? अरे opposition party का तो बेटा बहुत बड़ा रोल होता है। उसका रोल क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टी और जिसकी गवर्नमेंट है उसको बार बार पकड़ना, तुमने ये काम गलत किया, तुमने ये काम गलत किया, तो उसको करेक्ट करने का काम, उसको चेक करने का काम, वो कोई चीज मनमानी से ना करे, ये ओपोजिशन का काम होता है। ये बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप केवल रूलिंग पार्टी को पूरी पावर दे दोगे, अगर आप रूलिंग पार्टी को पूरी पावर दे दोगे, उसको मनमाने ढंग से काम करेगा। ओपोजिशन वाले क्या करते हैं, पहले पार्लियामेंट में मुद्दा उठाएंगे, भाई तुम्हारी जैसे बोलो कोई भी जो पॉलिसी बनती है वो लोकसभा में और राज्यसभा में डिसाइड होती है, यहाँ पर दोनों के मेंबर होते हैं। तो अपोजिशन पार्टी वाले भी उसमें लगता है कि भाई ये चेंज देश के लिए अच्छे हैं, ये करने चाहिए, तो अपना सजेशन देती है। अब भाई कोई जबरदस्ती बोले नहीं मेरे को ये नियम कानून डालना है, तो ये लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं सुनी आएगी तो ये सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ये जनता को भड़का भी सकते हैं, जनता को मोटिवेट कर भाई ये गवर्नमेंट गलत है। तो जनता अगर उनकी बात समझेगी, हाँ भाई इस आदमी ने, ये रूलिंग पार्टी ने गलत डिसीजन लिया और अपोजिशन सही बोल रही थी, तो अगली बार क्या करेंगे, अपोजिशन वाले पावर में आ जाएंगे और रूलिंग पार्टी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर अभी वैष्णवी, वरुण? यस बेटा। और किसी को डाउट जो यहाँ तक हमने पढ़ाया आज? तो ये एक्चुअली जो आपको पॉइंट्स है ना सारे तीनों, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फीचर्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। ये आपको एकदम अच्छी तरह दिमाग में फिट होना चाहिए, क्योंकि आपको इसके ऊपर लिखना आना चाहिए। विद एग्जांपल्स लिखोगे तो अच्छा है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। अभी हम बुकलेट भी पढ़ते, जो हमने बुक ली थी अपनी बुक्स पे भी कुछ पढ़ते, बुक में भी कुछ अपने को दिया है। मैं एक बार बुक ओपन कर लेता हूँ, एनसीईआरटी बुक अपनी। और यस, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। अभी मैं आप हम लोगों ने जो आपको बुकलेट भेजी थी उसका, मैंने आपको वो पूरे चैप्टर वहां पर खत्म हो चुका है। आपको मैं एनसीईआरटी बुक से भी देखा था, एनसीईआरटी बुक में और क्या क्या है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था वो? यस। अभी हमने वही सब पढ़ा, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी हमारी बुकलेट में है, आर्गुमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी सब पॉइंट पे ही है जो मैंने आपको भी बताया, हमने उस दिन पढ़ा था यहाँ तक। हम देखो यहाँ पर थे, रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ये हम पिछली बार पढ़ रहे थे। ठीक है। हाँ, ये हमने वाला पढ़ लिया था ना, वोट फॉर, ये वाला हमने पढ़ा था ना, रीड द कार्टून, एट लास्ट वन मैन वन वोट, ये शायद हमारा हो गया था। नीचे चलेंगे तो और भी आएंगे। ठीक है। यस। चलिए अभी देखो, इसमें देखो, रूल्स ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ठीक है। तो यहाँ पर एक जिम्बाब्वे कंट्री, तो ये देखो आपको जब आप आंसर लिखोगे ना एसएसटी में, तो ये सब एग्जांपल दिए गए, जिम्बाब्वे का एग्जांपल था, श्रीलंका का एग्जांपल था, तो आपको ब्रिटेन का एग्जांपल था। तो अलग अलग कंट्री का आपको जो ये लॉज हैं, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, उसमें एक एग्जांपल के साथ समझाया गया। पाकिस्तान का एग्जांपल दिया था। अब जिम्बाब्वे का एग्जांपल क्या दिया है कि जिम्बाब्वे को जब आजादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली 1980 में, अंग्रेज खासकर ब्रिटेन लोगों ने आजाद किया था, तो यहाँ पर जो पार्टी थी जानू पीएफ, इसने रूल करना स्टार्ट किया। तो जो यहाँ का लीडर था, फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर, जैसे महात्मा गांधी थे, ठीक है, तो यहाँ के जो फ्रीडम लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, तो आपको इनमें नाम याद होने बहुत जरूरी होते हैं, कौन से साल उन्होंने किया याद होने जो, तो वो उसने बहुत अच्छा स्ट्रगल लड़ा था, इस पार्टी ने बहुत स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए। उसको जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, इनको जब चुनाव हुए तो उन्होंने चुनाव जीत लिया। देख रहे हो, इन्होंने क्या किया, चुनाव जीत लिया और इसको प्रेसिडेंट बनाया गया, इनको
प्रेसिडेंट बनाया गया। अब जब प्रेसिडेंट बनाया गया, ये पॉपुलर थे, बट ये कैसे जीते? बाय यूजिंग अनफेयर प्रैक्टिस। आप लाइन, ये मेरा जो कर्सर कर्सर सबको दिख रहा है, माउस जो मेरा माउस चल रहा है इधर, सबको माउस दिख रहा है जो मैं ये ऐसे चूज करता हूँ? यस, ठीक है। पर वो कैसे जीते? अनफेयर प्रैक्टिस। उनकी अनफेयर प्रैक्टिस देखो क्या थी? ओवर द ईयर ही चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। लो जी, उसने अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या किया? उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता गया, क्योंकि पावर में था। पावर में उसका था, लोग कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं। उन्होंने कैसे किया कि अपनी पावर बहुत बढ़ा ली, और अपने कि भाई अगर मैं कुछ भी करूं तो आई विल नॉट बी अकाउंटेबल। तो मैं क्या रहूं? मैं अकाउंटेबल नहीं रहूंगा। अकाउंटेबल मतलब जनता मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। उसके बाद ओपोजिशन पार्टी के वर्कर को हरेस करना, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करना, पब्लिक प्रोटेस्ट करे, डेमोन्स्ट्रेट करे, उसको इलीगल बोल दिया। लो जी, अब जनता अगर परेशानी हुई किसके पास जाएगी? ओपोजिशन पार्टी के बाद, या हड़ताल करेगी, कुछ करेगी, डेमोन्स्ट्रेट करेगी। उसने बोला इलीगल है। देखो पावर में आने के बाद उसने क्या किया? उसका क्या कि उसने लॉ बनाया, वेट लिमिट द क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया तो उसकी सजा अलग से घोषित कर, वो भी। और कुछ बचा? यस। टेलीविजन रेडियो भी उसने अपने कंट्रोल में ले लिए। भाई रूलिंग पार्टी जो बोलेगा वही बोलना है। अभी देखो न्यूज चैनल वाले कितने हैं, ठीक है? आप कभी उनको ध्यान से सुनने की कोशिश करो, जो न्यूज चैनल पे न्यूज आती है, आपको क्लियर समझ में आएगा कि कुछ पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगी और कुछ पार्टी बीजेपी के साथ बोलेगी। तो आप न्यूज आपको डिफरेंट। तो इन्होंने मीडिया को कैसा किया? मीडिया वही बोलेगी जो रूलिंग पार्टी कहती है, वो उसी का वर्जन प्रेजेंट करेगी। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे, बट गवर्नमेंट ने उनको हरास करना स्टार्ट किया। उनको क्या करना स्टार्ट किया? हरेसमेंट देना स्टार्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? भाई उनकी जो कोर्ट थी, कोई जजमेंट लेती थी, उसने उसको भी चेंज करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऐसे उन्होंने जज को भी प्रेशराइज करना स्टार्ट किया। जब इसने इतना कुछ किया तो उसको फोर्सफुली हटाना पड़ा पब्लिक को। उसने सब कुछ उल्टा, ओपोजिशन पार्टी के लिए कुछ नहीं था, उसको दबा दिया। पब्लिक को उसने दबा के रख दिया है, उसने जुडिशरी को दबा के रख दिया, उसने मीडिया को दबा के, उसने सब कुछ तो बंद करवा दिया, बचा क्या? इसलिए उसको फोर्सफुली 2017 में हटाएगा। अभी देखो रिसेंटली अभी एग्जाम्पल था, अफ्रीकन एक कंट्री कोंगो वगैरह, कुछ अभी रिसेंटली हुआ है। उन्होंने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कैदी बना लिया है और उनसे फोर्सफुली रेजिग्नेशन ले लिया है हथियार के बल पे। ठीक है, अब वहां पर गवर्नमेंट चेंज होगी, इलेक्शन फिर से होंगे। तो ये एग्जाम्पल कैसा है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर अप्रूवल तो है, मतलब जनता जो, मतलब जो लीडर चुना गया, वो जनता को लीडर बहुत पसंद था, रॉबर्ट मुगाबे। ये चुना तो गया, तो जो नेसेसरी डेमोक्रेसी में क्या चाहिए भाई? जो लीडर जो चुन के आए वो अच्छा होना चाहिए, मतलब वो जनता की तरफ से होना चाहिए। तो जनता ने इसको अप्रूव करके भेजा। लेकिन केवल डेमोक्रेसी में सफिशिएंट नहीं है कि जो रूलर हो, जैसे मोदी जी आए हैं, जनता ने चुन को भेजा है, पर ऐसा नहीं है मोदी जी अपने मनमानी करने लग जाएंगे, नहीं। तो उन्होंने कुछ क्या बनाया कि ये इतने पॉपुलर ना हो जाएं, ये अनडेमोक्रेटिकली काम करने लगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा है वो वैसे काम ना करने लगे। तो पॉपुलर लीडर कैन सम टाइम एक्ट एज ए ऑटोक्रेटिक, उनकी उनकी ही चलेगी, बाकी किसी की नहीं चलेगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का रूल क्या था? भाई जो भी आएगा वो जनता से चुना आना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया? जनता से चुन के तो आए, बट इन्होंने मनमानी से ऑपोजिशन सब कुछ उल्टा काम कर। तो ऐसा भी कई बार डेमोक्रेसी में बड़ा डेंजरस होता है। क्लियर सबको कंसेप्ट? ये क्या बताया मैंने, है ना? तो देखो यहाँ लिखा है, दिस रिक्वायर द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक, है ना? This require the state should respect some basic right of the citizen. They should be free to think, has opinion, express in public. They can associate, they can protest, they can take other political action. They or everyone should be equal in the law. जो नियम रूलिंग पार्टी के लिए लागू होता है वही नियम ओपोजिशन पार्टी के ऊपर लागू होता है। भाई तुमने एक पार्टी को बोला भाई अभी चुनाव आने वाले हैं, तुम रैली कर सकते हो, और दूसरे उन्होंने क्या किया? भाई चुनाव आ रहे लेकिन तुम रैली नहीं कर सकते, हम तुमको रैली करने नहीं देंगे। एक तो रैली कर रहा, दूसरा रैली नहीं कर रहा, तो पब्लिक तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगा? तो कई बार इस जो लीडर पावरफुल भी होता है, वो जब चुना भी जाता है, कई बार वो इसका गलत यूज भी कर सकता है। आप हिटलर की कभी स्टोरी सुनोगे, उसने वही किया था जर्मनी में। जो चुनाव, वो एक्चुअली पर्टिकुलर चुनाव जीत के आए थे हिटलर, वो एज ए पूरा चुनाव जीत के आए थे, बट चुनाव जीतने उन्होंने क्या किया?
कॉन्स्टिट्यूशन को साइड में कर दे, बोलो वो नहीं, जो मैं कहता हूँ वही मानना। बाद में वही हुआ, फिर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण बने थे हिटलर। चलो जी, आज का मैम ये है। यहाँ पर देखो लेफ्ट में लिखा है कुछ, यहाँ पर कुछ दिया है इंडिकेशन। हाँ, रीड द कार्टून। चलो पहले कार्टून पढ़ लो। Chinese government blocked the free flow of information on the internet by placing restriction on the popular website like Google and Yahoo. The image of the tank and an armed student, ये जो लिखा है, reminds the reader of another major event in the recent Chinese. Find out the if. ये फोटो क्या बताती है? देखो यहाँ पे टैंक के जो टायर देखो, उस पे क्या क्या लिखा है? याहू, गूगल एंड सिस्को। इस फोटो देखो, आपको क्या समझ में आता है? ओके, अभी सब लोग प्रेजेंट, एक बार अटेंडेंस भी दे दो फटाफट, ताकि किसी का अटेंडेंस मिस ना हो। मैक्सिमम लोग तो प्रेजेंट हैं, गुड। ऐसे ही रेगुलर प्रेजेंट रहो आप लोग, अच्छा लगेगा। यस, ए मेन ओपोजिट पार्टी। ओके, और कुछ? स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर ऑल दीज एप्स। ओके, इसका पढ़ सकते हो कार्टून। बाय प्लेसिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉपुलर वेबसाइट लाइक दिस। आपको मालूम है कि उनका खुद का ब्राउजर है, उनका खुद का अपना गूगल है, चाइनीज का, उनका सब कुछ खुद का ही है। सर दैट मैन कॉल्ड एज टैंकमैन। ओके, ये टैंक ये बताते हैं कि चाइना ने फोर्सफुली गूगल, याहू एंड सिस्को, गूगल याहू सिस्को को अपने नीचे दबा लिया है, और वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ही चल सकता है। समथिंग इसका वो मीनिंग है, जो मैंने, इसका आपको इंसिडेंट भी है, आप उसको पढ़ सकते हो आराम से। नहीं, स्टूडेंट इज नॉट एबल टू स्टडी विदाउट दिस एक्सरसाइज। नहीं, पहले कोरोना नहीं था ना, पहले बच्चे स्कूल में जाके पढ़ लेते। चलिए, अभी हम इसको समराइज करेंगे, डेमोक्रेसी को, जो भी हमने पढ़ा था पूरा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर हमने ये सारे, आपको ये फीचर्स हैं सारे रूलर्स जो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये वाले। ठीक है, ये हमने सब पढ़े थे, फीचर्स ऑफ द, व्हाट इज द इंसिडेंट, नेम ऑफ दैट इंसिडेंट, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, चलो ये आपको, ये चेक योर प्रोग्रेस, आपको अभी तक क्या समझ में आया? ठीक है, तो आपको लेफ्ट साइड में 1 2 3 5 ऑप्शन है, और राइट साइड में आपको 5 ऑप्शन। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। राइट में समझो, ये फर्स्ट है रूल ऑफ द लॉ, सेकंड है रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, थर्ड 1 person 1 vote, फोर्थ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, एंड मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, अभी लेफ्ट को हमको राइट में मैच करना है, तो आपको अपना इंटेलिजेंस यूज करके बताना है कि कौन सा होगा। किंग ऑफ भूटान हैज डिक्लेयर्ड दैट इन फ्यूचर he must be guided by the advice given to him by electoral representative। पहले भूटान में भी किंग का राजा था, शायद अभी भी है। पहले राजा लोग अपनी मनमानी करते थे, उसने क्या डिसाइड किया, भाई जो भी जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग आएंगे, मैं उनसे एडवाइस लेके ही उनके अनुसार ही काम करूंगा। तो बताइए, जो राइट साइड है फीचर्स, उसमें से कौन सा फिट बैठता है? आर्यन कहता है बी। नहीं, ध्यान से देखो क्या लिखा है, अभी तक सबने गलत जवाब दिया है। पांचों को पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। गलत जवाब। द राइट आंसर इज मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है। द किंग ऑफ भूटान विल बी गाइडेड बाय द एडवाइस गिवन बाय द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग चुने जाएंगे। तो यहाँ राइट में देखो क्या लिखा, फिफ्थ वाला, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो राइट आंसर इज ई। यस, नेक्स्ट, many Tamil workers who migrated from India
वर नॉट गिवन ए राइट टू वोट इन श्रीलंका। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? ओके, राहुल ने कहा बी। गलत जवाब है। आर्यन कहता सी। यस, सी इज द राइट आंसर। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से काम करने के साथ श्रीलंका जा रहा है तो उसका वोटिंग कार्ड कहाँ पर है? इंडिया में है। तो वोट कहाँ देगा? इंडिया में देगा, श्रीलंका में वोट नहीं देगा। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू शब्दों को पढ़ो तो आप समझ जाओगे। कौन है? तमिल वर्कर। कहाँ गए हैं? माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। कहाँ गए? श्रीलंका। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट उसको वोट करने का अधिकार कब देगी? जब तक वो इंडियन सिटीजन नहीं है। अगर वो श्रीलंकन सिटीजन बनेगा, मान लो वो अपना इंडियन का सिटीजनशिप छोड़ देता है और श्रीलंका का सिटीजनशिप ले लेता है, इन दैट केस ओनली ही कैन वोट इन श्रीलंका। आइए शेश्वर बेटा, आप जा सकते हो, ठीक है। तो उस केस में ही वो श्रीलंका में वोट डाल सकता है, पर वो केवल काम करने अगर श्रीलंका में गया है तो वो वहां पर वोट नहीं डाल सकते। उसका वोट कहाँ पर? जैसे काफी लोग देखो नॉर्थ इंडिया से महाराष्ट्र में आते हैं जॉब करने के लिए, ठीक है। अब जब वोटिंग होता है तो ये लोग वापस जाते हैं वोट करने। इनको यहाँ भी, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई व्यक्ति कहीं भी हो इंडिया में, वो कहीं भी वोट डालता है। इंडिया में तो है ना, तो इंडिया में वोट डाल सकता है। अभी तो वो ऐसी बात करें कि भाई जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं और वो अभी भी इंडियन सिटीजनशिप मेंटेन रखते हैं, तो वो वहां बैठ के वोट डाल सकता है। अभी ये शायद कुछ सालों में आ जाएगा, 1-2 साल में आ जाएगा, ठीक है। थर्ड, द किंग imposed a ban on the political gathering, demonstration and the rallies। थर्ड का बताइए। द किंग imposed a ban on the political gathering, demonstration and the rallies। तो राइट आंसर दिया है, द राइट आंसर इज बी। उसने क्या किया? उनके रिस्पेक्ट, राइट को रिस्पेक्ट नहीं किया। क्वेश्चन पढ़ो क्या? रीड दीज 5 एग्जांपल ऑफ वर्किंग और डिनायल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के फॉर्म में भी और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी है। तो राजा ने क्या किया? पॉलिटिकल गैदरिंग और डेमोन्स्ट्रेशन पे क्या कर दिया? बैन लगा दिया। इसका मतलब आपका जो राइट है, कौन सा राइट? आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, राजा ने आपको अधिकार बंद कर दिया। तो दैट इज डिनायल ऑफ द डेमोक्रेसी। ध्यान से समझो। चलिए अगला। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द बिहार असेंबली वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बिहार असेंबली को जो बंद कर दिया गया, मतलब डिसोल्व कर दिया गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो राइट आंसर इज ए, रूल ऑफ लॉ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कहां से निर्णय देता है? कॉन्स्टिट्यूशन से देता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में देखेगा ना भाई ये इन्होंने जो किया वो गलत किया, सही किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है दैट इज नोन एज रूल ऑफ द लॉ। लॉ कानून ऐसा कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये कानून की किताब है। उसमें से एक कानून क्या है कि भाई उन्होंने जो ये डिसॉल्व कर दिया असेंबली, दैट इज रॉन्ग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिफ्थ तो आपको सामने पता ही, फिफ्थ वाला क्या है? पॉलिटिकल पार्टी बांग्लादेश हैज एग्रीड फॉर द ए न्यूट्रल गवर्नमेंट शुड रूल द कंट्री एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। कि भाई जब चुनाव होता है, नॉर्मली क्या होता है जब चुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करती है। आप शब्दों को समझो। द बांग्लादेश हैज एग्रीड, क्या एग्री किया? ए न्यूट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। मतलब वो गवर्नमेंट किसी एक सिंगल पार्टी की नहीं चाहिए। अभी जैसे समझो इंडिया में चुनाव होता है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट में, तो जब चुनाव होता है उस समय क्या होता है? वो गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। नई गवर्नमेंट कब आती है? जब इस गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा होता है तभी दूसरी गवर्नमेंट आती है, नहीं तो वो गवर्नमेंट नहीं आती, ठीक है। तो अब बांग्लादेश ने क्या डिसाइड किया? जैसे ही चुनाव आएगा उस टाइम वो किसी गवर्नमेंट नहीं होगी, हमें गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे जो सबकी मिलीजुली होगी। और वो उसका काम क्या होगा? वो इलेक्शन से दूर रहेगी। उसका काम क्या होगा? जो कंट्री का काम चल रहा है वो चलता रहेगा। तो नॉर्मली क्या करते हैं? चुनाव आता है तो पॉलिटिकल लीडर बड़े वो वादे करते हैं, हम जीत के आ गए तो ये करेंगे, तो उनको पता हमारी सरकार है तो ये करेंगे, बरोबर है। इसलिए क्या कहता है? फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन। चलिए गुड। वाई डेमोक्रेसी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई डिबेटिंग मेरिट से आप पढ़ोगे, इससे आपको समझेगा कि ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में ऐसा होता ऐसा नहीं होता। ये बड़ी अच्छी स्टोरी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। इससे क्या आउटकम आएगा? व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, तो ये आपको मैंने अभी पढ़ाया है। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सारे पॉइंट देखो अभी हमने डिस्कस किए थे। आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, सेम वही पॉइंट्स हैं एंड सेम आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी।
और इसमें कुछ ऐसा, ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैंने आपको पढ़ाए। और इसमें कुछ ऐसा, फिर मैंने सारे आपको एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं जो मैंने, जो ये बोल्डर आपको दिखा ना एकदम वैसा वाला, ये जो आपको बोल्ड में दिख रहा है, ये मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ टू करेक्ट अस। राजा को करेक्ट नहीं कर सकता, बट आप गवर्नमेंट के नियम कानून को आप चेंज कर सकते। वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गिवन। अच्छा, यहाँ भी एक रीड द कार्टून। चलो जी, पहले कार्टून देख लेते हैं। दिस कार्टून वाज पब्लिश्ड इन कनाडा जस्ट बिफोर इट पार्लियामेंट्री इलेक्शन ऑफ 2004। Everyone, including the cartoonist, expected that Liberal Party to win once. वहां भी एक लिबरल पार्टी, when the result come, the Liberal Party lost the election. Okay, उनको लगा था लिबरल पार्टी, जब लिबरल पार्टी जीत गई तो उससे क्या अपने को सीखने का मौका, अब वो उसको पढ़े। ठीक है, तो अब कार्टून देखो, कार्टून को देख के समझो। कार्टून क्या कहता है? We voters are angry and were not given going to take it anymore. The liberals have become arrogant. They have broken our trust in the government. They stole our money. So on June 28th, we are going to do what Canadians do best. We are going to vote them back in. तो एक कार्टूनिस्ट इसने कार्टून बनाया है, तो ये क्या बता रहा है? यस, ये अब जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में अपना एंगर शो कर रहा है। उसने क्या किया क्या नहीं किया, वो एरोगेंट हो गए हैं, वो मनी पावर ज्यादा यूज करते हैं, उन्होंने हमारे गवर्नमेंट से ट्रस्ट तोड़ दिया है, उन्होंने टैक्स के माध्यम से हमारा कई सारा मनी चुरा लिया है, उन्होंने गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट से बड़ा बड़ा चीज निकाल लिया है। तो जब 28 जुलाई को जब वोटिंग होगा तो हम कैनेडियन क्या कोशिश करेंगे, इस गवर्नमेंट को हरा देंगे और नई गवर्नमेंट आ जाएगी। तो ये उन्होंने गवर्नमेंट के ने जो उल्टे काम किए सबको बताने की कोशिश की इस कार्टून। एग्री सब लोग? एग्री इस बात से? चलो, चेक योर प्रोग्रेस। तो आप ये आर्टिकल पढ़ो फटाफट। राजेश एंड मुजफ्फर read an article. Rajesh and Muzaffar read an article. You show that no democracy has gone to the war with another democracy. Okay, war takes place only when one of the government is non-democratic. Okay, the article said that there is great merit of democracy. Okay, after reading the essay, Rajesh and Muzaffar had different reaction. Rajesh said that this is not a good argument for the democracy. It is just matter of the chance. It is possible that in war, okay, it is matter of. तो दो फ्रेंड हैं, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोनों फ्रेंड ने क्या डिस्कशन किया, भाई जब भी वॉर होता है, जब भी वॉर होता है कब होता है, जब कोई एक गवर्नमेंट, जैसे कोई दो देश में अलग अलग गवर्नमेंट है, अगर दोनों में से अगर एक गवर्नमेंट कैसी हो, नॉन डेमोक्रेटिक, जैसे इंडिया और चाइना। इंडिया तो एकदम डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर चाइना को आप डेमोक्रेटिक कंट्री कह नहीं सकते, सिंगल पार्टी सिस्टम है, उन्हीं की सरकार आनी, उन्हीं का राष्ट्रपति, उन्हीं का प्रधानमंत्री, तो उसको आप नॉन को। तो जब भी कहते हैं जब भी वॉर होता है तो वॉर टेक प्लेस ओनली व्हेन वन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉन, दोनों में से अगर किसी एक की गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेट, जैसे पाकिस्तान में ले लो, कहने को डेमोक्रेसी है पर नॉन डेमोक्रेसी से सारे काम करती है। ठीक है, इट शोर दैट नो डेमोक्रेसी इज गोन टू द वॉर। अगर कभी दो अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगी तो उनके बीच में वॉर कभी भी नहीं होगा। तो आप क्या इससे सहमत हैं या नहीं? विच वन ऑफ द टू पोजिशन डू यू एग्री एंड वाई? डेमोक्रेसी टेक डिसीजन सच ए वे दैट, कोई डेमोक्रेसी क्या करती है, ऐसे डिसीजंस लेती है दैट इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ द वॉर। अगर मोदी जी को अगर अभी चाइना से अगर युद्ध लड़ना होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम में युद्ध है, उनको सभी पार्टीज को कॉन्फ्रेंस में लेना पड़ता है। भाई अब ये कंडीशन है, अब हम इनको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बार बार हमको तंग करते हैं, हमको वार छेड़ देना चाहिए। तो एकदम इंडिपेंडेंटली प्राइम मिनिस्टर के पावर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते, ही कैन टेक सर्टेन डिसीजन, वो आपको बताता हूँ, बट वो सब नहीं ले सकते। तो डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ा देश के प्रति बड़ा निर्णय लेना होता है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो कोई भी आपको बड़ा मेजर चेंज करना है, किसी को अटैक करना है, तो यू शुड कंसल्ट ऑल द पार्टीज। इसलिए आप देखो जब ये पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, साल में 4 सेशन होते हैं, समर, विंटर, रेनी और ये, ठीक है, तो इन सेशन से पहले सारी पार्टी एक साथ मिलती है, हम क्या क्या मुद्दे डिस्कस करेंगे बताए जाते हैं,
और बाद में वो डिबेट होता है। पार्लियामेंट इज ए डिबेट सेशन। एक पार्टी प्रस्तुत करती, दूसरी पार्टी उसको अपोज भी करती है और अप्रिशिएट भी करती है। कुछ उसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ उसको वो करेंगे। ये एक्चुअली आइडियल डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो बड़े बड़े डिसीजन मिल बांट के लिए जाते हैं, इसीलिए आप कैसे दिस कैन बी गुड आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। आज के लिए इतना काफी है। तो देखो लगभग चैप्टर आपका एंडिंग जोन पे है, इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मैंने आपको मैक्सिमम पॉइंट जो आपको एग्जाम में जिस पॉइंट पे भी आता है, मैं आपको लगभग सारे पॉइंट लगभग कवर अप करा दिए। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1, आप स्टिल इसके बाद भी आप जो चैप्टर, ये पूरा चैप्टर विच वन ऑफ द नॉट ए गुड आर्गुमेंट, तो मैंने लगा देखो आपको लगभग हर चीज पढ़ा दी है। ये आपको एग्जांपल दिए गए। एक्सरसाइज 1 आपको 4 कंट्री के बारे में बता दिया है। फिर आपसे पूछा है कि इसमें से क्या ठीक है, क्या डेमोक्रेटिक है, क्या ना। रूल 2, 3, तो आपको मैंने लगभग सब बता दिया है। अब आपका इंटेलिजेंस है, आप एक्सरसाइज को कैसे आप समझते हो। ठीक है, तो अभी आप चैप्टर को पढ़ सकते हो, इसमें ज्यादा कोई बचा नहीं है। ठीक है, अगर स्टिल आपको कोई डाउट होगा तो हम अगली एसएसटी क्लास में इसको ले लेंगे। अदरवाइज आपको सेकंड जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर है, जो आपका डेमोक्रेसी में कौन सा चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर था ना, सेकंड भी है ना, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर कोर्स में या नहीं है? बताइए बच्चा लोग, सेकंड चैप्टर कोर्स में है? भूटान का राजा कौन है? उसका नाम होगा बेटा, यश, नाम मेरे को याद नहीं है उसका राजा कौन है। अपने को पहले अपने इंडिया का पता हो। डाउट इन फिजिक्स, यस आर्यन तुम रुक जाओ, मैं तुमको डाउट बता दूं। सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ठीक है, अगर ये आपके कोर्स में है, हाँ एक पार्ट डिलीट कर दिया है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा पार्ट डिलीट किया है, जो बचा पार्ट हम पढ़ा देंगे। ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका। ओके ठीक है, मैं सिलेबस में देख लेता हूँ। ये सिलेबस में इसमें कुछ पार्ट है, थोड़ा सा पार्ट है शायद, इसमें अफ्रीका वाला पार्ट है, शायद वो पढ़ाना है या वो कैंसिल किया है, वैसा है। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसको अपन अगले बार देखेंगे। ठीक है, तो आप डेमोक्रेसी फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग मैंने पढ़ा दिया 80% आपको। आप पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करो, एनसीईआरटी का जो भी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया उसको आप अंडरलाइन करके रखो, सर ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब। तो फिर अगली बार जब मेरे को आप मेरे को पेज नंबर बताना, सर इस पेज नंबर पे इस पैरा पे ये लाइन मेरे को समझ में नहीं आई, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि एक एक लाइन को अगर एक्सप्लेन करें तो एक एक चैप्टर में कई दिन लगते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम ऐसे पढ़ेंगे। आप लोग अगर पढ़ के आओगे, वो जैसे मैंने आपको बताया सेकंड चैप्टर अगले बार पढ़े, तो आप इसको पढ़ के आओ जो आपके कोर्स में, तो इसको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा जल्दी जल्दी फटाफट, और अपना टॉपिक भी आराम से खत्म हो। ठीक है, ओके। तो जिसको जाना है वो जा सकता है। आर्यन रुक जाओ, मैं तुमको जो भी डाउट आपको बताया। ठीक है, यस, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। According to Kepler's second law, can we say that speed or velocity is inversely proportional to the distance? हाँ आप ये कह सकते हो, क्योंकि केपलर सेकंड लॉ में वही तो कहता है। केपलर अंकल का सेकंड लॉ क्या कहता है? ये आपका ये आपका ऑर्बिट है, यहाँ पर आपका सन है, ये आपका प्लेनेट है। ये यहाँ से पहुंच के यहाँ पर आया P1 से P2, तो इसने जो एरिया कवर अप किया, या इसने जो डिस्टेंस कवर अप किया जितने टाइम में, वो इसके बराबर है E3 एंड E4। ये है ना सेकंड केपलर लॉ। तो अकॉर्डिंग टू केपलर कैन वी से दैट स्पीड ऑफ वेस्ट इनवर्स, हाँ वही तो उन्होंने बताया था, उसी से तो वो निकल गया है ना, कि ये जो एरिया है, ये जो अगर हम इसको डिस्टेंस की फॉर्म में देखते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर देखो टाइम कम लगा, और यहाँ डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर टाइम आपको, यहाँ टाइम ज्यादा है एंड डिस्टेंस कम है। यहाँ पर टाइम, एक्चुअली यहाँ पर टाइम सेम है। आप इसको हाँ, आप इसको टाइम की फॉर्म में नहीं बता सकते, आप इसको डिस्टेंस की फॉर्म में, वेलोसिटी की फॉर्म में बता सकते। तो वही तो आपको बताया था, जब ये सन के पास, डिस्टेंस सन के पास में होता है, ये फास्ट मूव करता है। मतलब डिस्टेंस अगर कम है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और जब इस प्लेनेट का सन से डिस्टेंस जब ज्यादा है, जब डी ज्यादा है, तो वेलोसिटी कम हो गई। ठीक है आर्यन?
यस यस, मैं यश आपको अनम्यूट करता हूँ, रुको। यस यस, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने आपको अनम्यूट कर सकते हो। सर जस्ट आपका आवाज कट रहा है बच्चा। सर जस्ट मुझे एक डाउट था। आर्यन तुम इसको यस न्यूमेरिकल्स सर, में जस्ट रुको, मुझे अभी क्लियर है सर आवाज। आपका आवाज काफी कम है। यश आपका आवाज कम आ रहा, मैसेज टाइप कर दो, बेटर रहेगा। मुझे आपका आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। कैन वी यूज दिस न्यूमेरिकल्स? वही जो थर्ड आपका ना बच्चा, थर्ड वाला अपना जो हम पढ़ते हैं ना, टी आर वन अपॉन आर टू स्क्वायर क्यूब इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ठीक है, अभी आप ध्यान दो, ये निकल के आता है। आप वेलोसिटी और डिस्टेंस की बात कर रहे हो ना, तो ये आर क्या है? आर डिस्टेंस ही तो बताता है। और ये टी कहाँ से निकलता है? जो टाइम आता है कहाँ से आता है? ये वेलोसिटी से तो आता है। v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी था ना हमारा, भूल गए, याद आया? तो इसी सेकंड लॉ से ये थर्ड लॉ निकला था, केपलर का थर्ड लॉ। या टाइम, इसको टाइम पीरियड के फॉर्म में बताया गया था, पर एक्चुअल में कहाँ से आता है? वेलोसिटी से आया था। तो जब हम सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं तो वेलोसिटी क्या थी? डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। कितना टाइम लगा? टी। अब दोनों केस में क्या था? सेम था, इसलिए टी वन अपॉन टी टू आ गया था। एग्री आर्यन? सर कैन विल यू गिव मी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट? एसएसटी की भूमिका, भूमिका फॉर एसएसटी, भूमिका नहीं है, चलेगी। ओके ठीक है, वाइंड अप करें क्लास आज का। ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगा मैं मोस्टली, क्योंकि इसमें पीछे पेरेंट्स काफी आ गए थे। सर न्यूटन फर्स्ट लॉ देयर इज सेइंग दैट द ऑब्जेक्ट व्हिच इज द मोशन ही वांट मोशन। ओके, इसका एग्जांपल कैसे है? जैसे अगर किसी बस में बैठे हो और बस अचानक ब्रेक लगा दे, तो क्या होता है कि आप सडनली नहीं रुकते हो, आप स्टिल सीट के साथ थोड़ा आगे जाते हो। एक सेकंड रुको भूमिका, ठीक है ना? यश, ठीक है, आया समझ में? तो हम अगर क्योंकि हम जब बस के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम बस जिस मोशन में थे हम उसी मोशन में थे। अचानक ब्रेक ने उसमें ब्रेक लगाया, हम स्टिल मोशन में। तो द ऑब्जेक्ट विच इज द मोशन ही वांट मोशन। ओके, व्हाट विल द, अच्छा भूमिका आपका क्वेश्चन क्या? आप क्वेश्चन पूछ लो बच्चा। सर व्हाट विल द एक्स एक्स एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप बोल सकते हो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जैसा आपने ये देखा ना, जो बॉलर जो स्पिन बॉल करता है, वो जो स्पिन करता है, उससे क्या होता है? वो जब टप्पा खाने के बाद बॉल वो कैसी घूमती है, इसको कह सकते हैं आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। यस यस, यू कैन लीव। भूमिका आप अपना डाउट लिख सकते हो बच्चा। आपने मुझसे पूछा सारी वी में एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर एग्जाम पॉइंट। विल यू गिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर? हाँ वही देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है? डेमोक्रेसी क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी विद एग्जांपल्स, आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, देखो भूमिका, कभी भी हमको कंसेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको डेमोक्रेसी कंसेप्ट सही समझ में आया, आपको फीचर सही समझ में आया, मैंने इसलिए मैं आपको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, ताकि आपको कभी भूल भी जाओ आंसर क्या लिखना है, तो आपको लॉजिक आंसर अगर याद रहेंगे, यू कैन डू वेरी मच बेटर। क्योंकि देखो मैं एसएसटी में क्या होता है कि सेम क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है, वो सेम क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर आपने कंटेंट आपने अपने दिमाग में पढ़ रखा है, तो आप उसको 1 नंबर में भी लिख पाओगे, आप उसको 4 नंबर में लिख पाओगे। ठीक है, यस आर्यन यू कैन लीव। ठीक है भूमिका बच्चा। फिर भी सुदीप तो सर देखो, बुकलेट में मेरे को जहां तक लगता है बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे। ओके, इसमें नहीं है, वो 10th वाली में, इसमें नहीं, इसमें जो थ्योरी है। यस, आपके देखो क्वेश्चन चैप्टर के एंड पे भी देखो आपको क्वेश्चन दिए गए बच्चे, ये सब क्वेश्चन एक्चुअल में इंपॉर्टेंट ही है।
जब इन क्वेश्चंस को आपको करते हो आपका लॉजिक क्लियर होता है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप डेमोक्रेसी को एक्चुअली में समझ पाओगे, ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो उसके बाद तो ये पढ़ के उसको लिखना, जैसे गिव रीजन फॉर सपोर्ट योर डिसीजन, कंसिडर, देखो इस चीज को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड डिसाइड कैन यू कॉल इट ए डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑल सिटी ऑफ कंट्री मस्ट हैव राइट टू वोट, इलेक्शन शुड हैव, हम इससे सहमत है भाई, डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन को राइट है वोट करने का, और इलेक्शन राइट टाइम पे होने चाहिए। The country took loan from international agency. One of them condition giving loan to government. ये गलत है। बी पॉइंट का पढ़ो कि गवर्नमेंट एजुकेशन पे कोई लोन लेना चाहती है इंटरनेशनल एजेंसी, और वो एजेंसी क्या कहती है, भाई हम तुमको लोन कब देंगे, जब तुम अपनी एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर खर्चा कम कर दोगे। तो अगर मैं प्राइम मिनिस्टर में मना कर दूंगा, नहीं, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन एंड हेल्थ आर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द सिटीजन्स। मैं उसको क्यों कम करूंगा भाई, मैं तुमसे लोन नहीं लूंगा, मैं किसी और से लोन ले लूंगा, तो दिस इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो अगर आपका लॉजिक क्लियर है कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या मुझे लिखना है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज नोन एज, ठीक है। चलो भूमिका से चली गई, और किसी को भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मोस्टली अभी 3 दिन तो क्लास नहीं रखती, अरे बोलो चलो।